हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के 15 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। और ये टोटल जो 15 एमसीक्यू यानी 15 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे ऐड किए गए हैं, ये आपका एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में कुछ थ्योरीज हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी यानी कि वान थ्यूनन का कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत है। यहाँ से हर बार हर एग्जाम में प्रश्न आपका पूछा जाता है, चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, या झारखंड टीजीटी पीजीटी एमपी वर्ग 1 या राजस्थान ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं। तो ये पूरा वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, ये सभी प्रश्न बहुत ही डिटेल्ड में आपको सॉल्व कराए जाएंगे। आप खुद देखिएगा यहाँ पे। और यदि पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आप प्लेलिस्ट में जाके ढेर सारे वीडियोस देख पाएंगे। इसके अलावा जिनकी आप किताब पढ़ते हैं, प्रोफेसर सविन सर का, उनका भी यहाँ पे लेक्चर आपको जो फ्री में अवेलेबल है, टोटल प्लेलिस्ट में है। 105 से अधिक लेक्चर हैं ज्योग्राफी के, वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। और ऐप आप डाउनलोड करके यहाँ पे आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। ये ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जीएस बाय दिवाकर सर करके है। ठीक है, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। आपका एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का ये जो टेस्ट चल रहा है, ये आपका रिवीजन टेस्ट है पूरा। यदि आप टोटल सिलेबस पे आप पीडीएफ वीडियो और या टेस्ट चाहते हैं तो आप इस ऐप पे जाइए। वहाँ आप असिस्टेंट प्रोफेसर का सोच रहे हैं, टीजीटी का, पीजीटी का, नेट जेआरएफ का, सब कुछ अवेलेबल है। ऑनलाइन टेस्ट भी है, पीडीएफ के थ्रू टेस्ट भी है, कंप्लीट कोर्स भी है। तो आप वहाँ पे जाइए, फ्री टेस्ट भी है, उसको आप अटेम्प्ट करिए। आपको अच्छा लगे तो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। दिया है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसको और जूम कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपका और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्न एक है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि जो दिया गया प्रश्न है इसमें से कौन सा सही सुमेलित, सुमेलित का मतलब मिलान नहीं है किसका। अब देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा क्योंकि वर्ड हम लोग यूज कर ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे आपका दिया गया है कि ग्रीन रिवोल्यूशन यानी हरित क्रांति, या ग्रीन रिवोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, इसकी थिकनेस थोड़ा सा कम कर देते हैं। चलिए, ग्रीन रिवोल्यूशन दे रखा है, इसको कह रहा है कि ये कृषि से रिलेट करता है, तो ग्रीन रिवोल्यूशन ये राइट है, कृषि से करता है। श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से है, यानी व्हाइट रिवोल्यूशन। ठीक है, ये भी राइट है। इसके अलावा देखिए ये तीसरा दिया गया है पीत क्रांति। ठीक है, यानी कि पीली क्रांति, या इसे येलो रिवोल्यूशन भी कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, येलो रिवोल्यूशन। ये किससे रिलेट करती है, रेशम कीट पालन से नहीं है, बल्कि ये किससे करती है, ये आपका सूर्यमुखी का उत्पादन हो गया, या जो तिलहनी फसल है, तिलहन यानी कि तेल वाली फसलें कौन सी हो गई, सरसों है। ठीक है, आपका मूंगफली है, ये भी आपका, इससे भी तेल निकाले जाते हैं। तो जो तिलहनी फसलें हैं उनके लिए जो क्रांति की गई थी, आपका कौन सा था, येलो रिवोल्यूशन था। ठीक है, तो जबकि यहाँ पे रेशम कीट पालन जो दिया गया, ये आपका क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखें, नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवोल्यूशन, तो ये आपका फिशरीज से था, यानी मत्स्य पालन से था। इसके अलावा जब आपसे पूछा जाए कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व किया करिए तो आप इसी तरह से और डिटेल में जाके सॉल्व किया करिए। देखिए जो रेड रिवोल्यूशन था, ये आपका किससे संबंधित था, ये आपका मांस या टमाटर के उत्पादन से। ठीक है, टमाटर या टोमेटो के उत्पादन से। और जो आपका गोल क्रांति या राउंड रिवोल्यूशन हम लोग बात करें, ठीक है, राउंड रिवोल्यूशन, हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान में रखिएगा। राउंड रिवोल्यूशन, गोल क्या होता है, आलू आपका गोला होता है, तो आलू से रिलेट करके। ठीक है, रजत क्रांति, जो रजत क्रांति है, यह इसे सिल्वर रिवोल्यूशन कहा गया। तो सिल्वर रिवोल्यूशन ये आपका एग के प्रोडक्शन से यानी कि अंडे के उत्पादन से है। ठीक है, और आपका जो पूछा जाता है ये रजत है। ठीक है, एक आपका गोल्डन, सिल्वर के बाद क्या आएगा, गोल्डन या स्वर्ण। तो स्वर्ण क्रांति किससे रिलेट करेगा, या सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति ये आपका फल उत्पादन से है। ठीक है, फूड प्रोडक्शन से या फिर बागवानी से आप कह लीजिए। क्लियर हुआ इतना।
ठीक है। और एक आपसे पूछा जाता है इंद्रधनुषी क्रांति, क्या रहता है इंद्रधनुषी? इंद्रधनुष का मतलब रेनबो रिवॉल्यूशन। तो रेनबो रिवॉल्यूशन ये आपका एग्रीकल्चर में जो इनोवेशन किया गया, नवीन नीतियां लाई गई, यानी कृषि संबंधी जो क्रांतियां हैं, ये टोटल आपका एक साथ मिलके इसमें इंद्रधनुषी क्रांति क्या होती है, ये एक साथ कई क्रांतियों का सम्मिलित रूप होता है, यानी कि लगभग 7 क्रांतियां इसमें ऐड की जाती हैं। तो रेनबो रिवॉल्यूशन में कृषि से संबंधित जो क्रांतियां थी वो आपका इसमें आएंगी। ठीक है। और सदाबहार जो क्रांति है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन है, वो आपका कृषि उत्पादन को दोगुना करने या जो सेकंड रिवॉल्यूशन है उसको कहा गया था। इतना आपका क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें दिया है कि भारत में हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक ध्यान निम्न में से किस पर दिया गया? हरियाली पर बढ़ावा देने के लिए दिया गया, हरे चारे की फसलों पर दिया गया, या अधिक खाद्यान्न उत्पादन पे दिया गया? तो किस पे ये दिया गया, ये आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है। और डी ऑप्शन है कि अधिक मुद्रादायनी फसलों पे दिया गया। ठीक। तो इसमें देखिए जो पहली हरित क्रांति थी, तो इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया वो किस पे दिया गया था? ये आपका अधिक खाद्यान्न उत्पादन पे दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इसके पीछे जो कहानी थी, ये पहले आई थिंक आपको बताया गया है हरित क्रांति के संबंध में। तो हरित क्रांति भारत में क्यों किया गया? क्योंकि जब ये हरित क्रांति था, यानी 65-66 का यही आपका दौर चल रहा था, तो हालांकि भारत में जो शुरुआत की गई थी 1966 और 67 के दौरान ये चालू की गई थी। इस समय जो आपके पीएम थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो इन्होंने क्या किया कि जो आपका रसिया का, चूंकि हम लोग क्या करते थे, जो गेहूं वगैरह सब मंगाते थे अमेरिका से मंगाते थे, और रसिया क्या था, ये इंडिया का एक तरह से राजनीतिक मित्र भी था, वैश्वीकरण यानी वैश्विक रूप में। तो अमेरिका से हम लोग क्या करते थे, मंगाते थे। अब दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ उसमें, और दिल्ली में सम्मेलन जो है, जो आपका 65 का युद्ध हुआ उसके बाद उस समय एक सम्मेलन हुआ जिसमें विश्व के विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष आए। तो उस समय अमेरिका किसी मुद्दे पे जो है भारत के प्रधानमंत्री ने ये रसिया का सपोर्ट किया, अमेरिका का नहीं किया। अब उसी में क्या है कि अमेरिका चिढ़ गया, उसने ये कहा कि भाई खाते हमारी हो गाते किसी और की हो, यानी कि इस तरह से कुछ कमेंट उन्होंने पास किया। और इसी को ध्यान देते हुए इन्होंने क्या किया कि नॉर्मनी बोरलाग जो है उनको बुलाया, वो विश्व हरित क्रांति के जनक थे। तो भारत में उनके एक शिष्य थे, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन, उनको बुलाया, उनके साथ मीटिंग की, और उसके बाद इस पे बल दिया गया। अब इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पे इस समय जो है 66 में आपके लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, 66 में ही जो है 64 से 66 लाल बहादुर शास्त्री थे, गुलजारी नंदा भी जो है 66 बने। ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद जो पीएम बन जाती हैं ये आती हैं इंदिरा गांधी। ठीक है, 66 से 77 तक रहती हैं। ठीक है, 1977 तक रहती हैं ये। बीच में और भी उतार चढ़ाव आया तो उसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो हम बात कर रहे थे कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो चूंकि जो सम्मेलन हुआ उसमें ये बातें लगी, और उसी समय ये आपका चर्चा चालू हुई, और विभिन्न कार्यक्रम भी इसके लिए चलाए गए, जैसे सघन कृषि जिला कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, IADP, इसके पहले भी कार्यक्रम ये चलाए जा रहे थे 1960-61 के आसपास जो है भारत के 7 जिलों में फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा जो है सघन कृषि जिला कार्यक्रम चालू किया गया। इसके अलावा जो आपका 1965 में हम लोग बात करें, तो इसी कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए 114 जिलों में IAAP कार्यक्रम कराया गया, यानी कि सघन कृषि इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया फार्मिंग या प्रोग्राम। ठीक है, IAAP कार्यक्रम चलाए गए, एग्जाम में पूछा गया है। तो इन सभी कार्यक्रमों में क्या इनका मेन उद्देश्य ये होता था कि जो खाद्यान्न उत्पादन है उसकी बढ़ोतरी के लिए किसानों को ऋण ये प्रदान करते थे। उन्नतशील बीज का उपयोग थोड़ा थोड़ा किया जाता था, कृषि में यंत्रों का यानी इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाता था। तो हरित क्रांति के दौरान जो है यही सब चीजों का प्रभाव जो है ये बाद में देखा गया। अब चूंकि जो कटाक्ष था अमेरिकी जो विदेश मंत्री का, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने स्वामीनाथन को बुलाया। तो स्वामीनाथन के साथ जो है और विभिन्न भारत के जो कृषि वैज्ञानिक थे, मीटिंग हुई, उसके बाद जो है इस पे एक अमल किया गया।
ठीक है। अब देखिए हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ये आपका टोटल हो चुका है। भारत में हरित क्रांति जो है विभिन्न चरणों में आरंभ की गई। शुरुआत में 66 से 67 चली, फिर 83 से 84 चली। 2 चरण विभिन्न रूप से इसके इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत कब किया गया, पहले हरित क्रांति देख लीजिए। इस शब्द को किसने दिया, हरित क्रांति शब्द, तो ये आपका विलियम गाइड ने दिया था। किसने दिया, विलियम गाइड ने दिया। ये यूएसए के थे। और हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, अब जनक में किसमें, विश्व के संदर्भ में, तो विश्व में किसे कहा जाता है, बोरलॉग को, नॉर्मनी बोरलॉग को। और भारत के संबंध में जो जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, हरित क्रांति का, तो ये स्वामीनाथन को। अब देखिए पूरा नाम लिखिएगा, MS स्वामीनाथन, ठीक है। और हरित क्रांति चालू की गई भारत में पहली बार कब, 1966-67 में चालू की गई। अब कोई भी क्रांति होती है, क्रांति अचानक नहीं होती, उसका जो आधार है वो पहले से बनाया जा चुका होता है। जैसे आप 1857 की क्रांति की बात करेंगे तो अचानक 1857 की क्रांति नहीं होगी, बल्कि उसका जो बेस है वो पहले से बनाया जा रहा था धीरे धीरे, ठीक है। तो इसी तरह से जो हरित क्रांति हुई, इसके पीछे आपका IADP प्रोग्राम 1960-61 का, IAAP प्रोग्राम 1965 का, ठीक है, इन सभी का इसमें विशेष योगदान रहा है, क्योंकि इन्होंने ही लोगों को जागरूक करने का सबसे पहली बार बिगड़ा उठाया कि एग्रीकल्चर में, कृषि में यंत्रों का उपयोग किया जाए, ठीक है। तो इसका जो भारत में हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक ध्यान किस पे दिया गया था, तो अधिक खाद्यान्न उत्पादन पे। सबसे ज्यादा प्रभाव जो है ये आपका गेहूं पे डाला गया था, ठीक है। सर्वाधिक जो प्रभाव वाली फसलों की हम लोग बात करें, ये पूछा गया प्रश्न है, गेहूं है, ठीक है। उसके बाद जो प्रभाव पड़ा था ये आपका चावल पे पड़ा था, फिर आपका मक्का या ज्वार पे, अन्य फसलों पे पड़ा। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज बीजों का उपयोग किया गया, यानी उन्नतशील बीजों का, पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का इसमें विकास किया गया, ठीक है। अब एक आपका IAS में पूछा जाता है प्रश्न, UPSC मेंस में रहता है कि भारत में जो हरित क्रांति था, इसका सर्वाधिक प्रभाव पंजाब और हरियाणा राज्यों में मिला। पंजाब और हरियाणा राज्य जो है इससे ज़्यादा प्रभावित हुए, जबकि आपका ये पूर्वांचल वाला एरिया जो है ये बहुत कम इससे प्रभावित हुई। यूपी की बात करें, MP की बात करें, ठीक है, या बिहार की बात करें, तो ये सब कम प्रभावित हुई। कारण क्या था, तो कारण यही था क्योंकि यहाँ के किसान जागरूक उतने नहीं थे। इसके अलावा यहाँ पे जो खेतों में जोतों का आकार यानी कि एक व्यक्ति के पास जो खेत है उसका आकार कितना होता है, पूर्वांचल में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 बीघे, 3 बीघे, 4 बीघों का एक प्लाट होगा बड़ा सा। लेकिन यही आप पंजाब हरियाणा में आ जाइए, यहाँ 10-10 बीघे, 15-15 बीघे, 20-20 बीघों का एक एक प्लाट है। तो ये मशीनीकरण के लिए यहाँ फायदेमंद होता है। अब मान लीजिए 10 बिस्वा का खेत है आपके पास, अब इसमें आप मशीनीकरण करेंगे, बड़े सी मशीन लगाएंगे काटने के लिए या जुताई करने के लिए, तो ये जितना यहाँ पे घुमाव रहेगा उसमें ज़्यादा नुकसान आपका रहेगा। अब यहाँ पे मशीनीकरण आसान था, किसान जागरूक थे तो इनको अनुदान भी मिला, और ये हाई यील्डिंग वैरायटीज बीजों का भी उपयोग किए, तमाम जो है उर्वरकों का उपयोग किए, ठीक है। इसलिए जो पंजाब हरियाणा में ज़्यादा प्रभाव देखा गया किसका, हरित क्रांति का, ठीक है। चूंकि आप ज्योग्राफी के हैं इसलिए इसको भी आपको जानना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 3 नंबर का प्रश्न है। 3 नंबर में दिया है कि सूची 1 और 2 को आपको मिलान करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ सिद्धांत दिए गए, ये सिद्धांत आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट भी हैं। सिद्धांत दिया गया है औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत। क्वेश्चन है 3 नंबर, औद्योगिक अवस्थिति किसका है, वेबर का है, ये आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। न्यूनतम लागत सिद्धांत, तो न्यूनतम लागत जो सिद्धांत किसका है, ये लॉस का है। कृषि अवस्थापना मॉडल यानी एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी, ये आपका जो वान थ्यूनेन का है। और ये आपका देखिए परिवहन मॉडल या यातायात व्यवस्था मॉडल EL उलमैन का है। EL उलमैन का अंतर क्रिया मॉडल भी है, ठीक है। अंतर क्रिया मॉडल किसके संदर्भ में, व्यापार के संदर्भ में। तो यहाँ पे देखिए आपका 2 हो गया, 3 हो गया और 1 हो गया, 2 3 1 और 4, ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है 4 नंबर में, कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन दिया बीबर, बीबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत है, ये आपका राइट है। वान थ्यूनेन का कृषि है, ये भी ठीक है।
अब देखिए जेसी बीवर का जो है सस्य वैविध्य प्रदेश है और डी विटलसी का कृषि प्रदेशों का परिसीमन है। तो इसमें देखिए आपका जो सुमेलित नहीं है ये ऑप्शन सी है जेसी बीवर। ये वैविध्य प्रदेश नहीं बल्कि इन्होंने क्या किया था इसके सूचकांकों की बात कही थी। विटलसी का कृषि प्रदेशों का परिसीमन ये आपका राइट है। ठीक है। 5 नंबर देखिए, निम्नांकित में से किसका आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति का सिद्धांत इस आधार पर आश्रित है कि प्राकृतिक संसाधन सर्वव्यापी होते हैं जबकि आर्थिक संसाधन निश्चित स्थानों पर ही मिलते हैं। चलिए ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये लाइन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने पूरा यहाँ पे पढ़ा ही होगा। वानथ्यूनन का मॉडल भी पढ़ा है, बेवर का भी पढ़ा है, हूवर भी पढ़ा है और बीवर को भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे आर्थिक क्रियाओं की स्थिति का सिद्धांत जो है किस पे आश्रित है कि प्राकृतिक संसाधन जो है ये सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है। जबकि जो आर्थिक संसाधन है ये निश्चित होते हैं, किसी एक विशेष जगहों पे पाए जाते हैं। जैसे सोने का आप निक्षेप देखेंगे बहुत कम जगह, जैसे आपका थोरियम का निक्षेप है पूरे विश्व में हम लोग बात करें तो आपके यहाँ इंडिया में ही है, केरल में सबसे ज्यादा। केरल के तटों पे जो मोनाजाइट नामक अयस्क है वही आपका थोरियम का निक्षेप होता है। ठीक है। तो ये चीजें या ये जो लाइन है ये किसने कहा है, इसमें देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगी ये वानथ्यूनेन ने कहा था। वानथ्यूनेन के वैकल्पिक भूमि उपयोग वृत्तों का सही क्रम क्या है। अब वानथ्यूनेन ने जो मॉडल दिया था एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल, उसमें टोटल 6 पेटियों के बारे में इन्होंने जिक्र किया था। उसमें 6 पेटियों में कह रहा है कौन सा सही क्रम है। ठीक है। ये आपका केंद्र था सीबीडी या बाजार वाला, यहाँ से सबसे नजदीक, फिर उससे दूर और सबसे दूर। ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा क्रम इसमें सही है। तो सबसे नजदीक में देखिए दिया है धान्य कृषि अरण्य, अरण्य यानी कि जंगल। ठीक है। विपणन कृषि यानी कि बाजारी वाला खेती और पशुचारण है। विपणन खेती है, अरण्य भूमि है, धान्य कृषि है और पशुचारण है। विपणी कृषि है, ठीक है, धान्य कृषि है, खाद्यान्न कृषि और पशुचारण है और आपका यहाँ पे जंगल भूमि है। ठीक है। इसमें इसमें देखिए आपका सबसे नजदीक क्या रहेगा, साग सब्जी का उत्पादन किया जाएगा। तो सबसे नजदीक साग सब्जी या दूध जो यानी जो जल्दी खराब होती। क्यों? क्योंकि वानथ्यूनेन का जो ये मॉडल दिया गया, इस समय जो है वर्ल्ड में उतने जो यातायात सुविधाओं का विकास नहीं हुआ था विश्व में, क्योंकि इनका मॉडल जो है 1826 के आसपास का है। ठीक है। और इसके बाद जोनासन बेकर ने एक मॉडल दिया था। इनका जो मॉडल 1826 का, और 1826 में उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलन में घोड़ा गाड़ियाँ वगैरह यही सब थी, बैलगाड़ियाँ थी। तो अब उनको ध्यान में रखते हुए अब दूध आप एक दिन का यहाँ पे जो है ये खराब हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि परिवहन सुविधाओं का विकास हो गया है। लेकिन उस समय की बात करें तो सबसे नज़दीक में साग सब्जियाँ और दूध का मंत्रियों ने बताया नज़दीक रहेगा, आसानी से शहर में जाएंगे, खराब भी नहीं होगा, बेच बाच के चले आएंगे। तो क्या होगा, ये बाजार के लिए जो एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है। अब देखिए अरण्य भूमियाँ, चूंकि उस समय जो है एलपीजी का सिलेंडर नहीं मिलता था, तो इसलिए क्या हुआ कि जलावन के लिए हमको लकड़ी चाहिए। अब सब्जी हमारे पास है तो लकड़ी मिल जाएगी तो हम सब्जी बना लेंगे। तो कास्ट, ठीक है, अरण्य भूमि यानी जंगल हो गया। अब फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई सब्जी हो गई तो सब्जी केवल आप खाओगे नहीं वैसे ही, तो आपको चाहिए क्या, रोटी। रोटी कहाँ से मिलेगा, खाद्यान्न भूमियों से, यानी कि जो धान्य कृषि, अनाज कृषि, चाहे आप चावल उगा लीजिए तो चावल सब्जी खा लीजिए, ठीक है, रोटी सब्जी खा लीजिए। तो यानी कि आपको गेहूं और चावल की जरूरत पड़ी थी, तीसरी पेटी में हो गया। ठीक है। अब जब ये तीसरी पेटी ये सब कुछ हो गया, अब आपको चाहिए कि आपका पेट भर जा रहा, प्रोडक्टिविटी वाला भोजन चाहिए, यानी क्या चाहिए आपको, दूध चाहिए। दूध यहाँ पे कैसे आप मिलेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आप पशु पाले हैं, अब दूध यहाँ पे आप निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या पशुचारण चाहिए। तो पशुओं को आप गेहूं और चावल तो खिलाएंगे नहीं क्योंकि ये आपके लिए है। तो इसीलिए इस बेल्ट में क्या किया इन्होंने कहा, पशुचारण का। ठीक है। तो यानी कि पशुचारण हो गया। फिर इसके बाद अगला जो बेल्ट था इसमें तीनों का सम्मिलित रूप था और हर एक पेटियों में कुछ न कुछ विशेषताएं हैं, इसको हमने अलग से आपसे डील किया ही है, यानी अलग से आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मानथ्यूनन का मॉडल हमने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है। यहाँ पे केवल एक समझ के लिए आपका है कि इसमें छठे का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 7वें नंबर पे आते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 नंबर,
तो ये जितना आपको समझ में आया, इतना डिटेल में देखिए कोई बताएगा नहीं, और कोशिश हमारी है कि इसमें टोटल आपको वानथ्यूनेन से जो रिलेटेड आपकी कन्फ्यूजन्स थे वो भी आपका यहाँ पे डाउट भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी और भी प्रश्न यहाँ पे है। 2 कथन दिए हैं। पहला कथन दिया है कि वानथ्यूनेन ने तर्क दिया कि जो सेक्टरीय खेत थे ये सर्वाधिक अतार्किक होते हैं और किसान द्वारा खेतों के इर्द गिर्द यानी चारों तरफ आवागमन में बिताए जाने वाले समय को ये घटाता है, जो सेक्टरीय खेती थी। तर्क क्या दे रहा है, जो सेक्टरीय खेती है ये सामान्य होते हैं, बल्कि उनका भिन्न भिन्न कृषि प्रणालियों और पर्यावरण में उपयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वानथ्यूनेन का जो तर्क दिया गया, जो सेक्टर वाइज एग्रीकल्चर की जाती है ये उतना तार्किक नहीं होती है, यानी अतार्किक होती है, और किसानों द्वारा खेती जो की जाती है इनके चारों ओर आवागमन के यानी कि बिताए जाने वाले समय को क्या करता है, ये घटाता है। ठीक है, तो ये आपका रंग है। ठीक है, अब कारण क्यों रंग है, कारण में देखिए सेक्टरी खेती सामान्य होते हैं, बल्कि उनका भिन्न भिन्न कृषि प्रणालियों और पर्यावरण में उपयोग किया जाता है, अलग अलग सेक्टर बना के इसमें आप उपयोग करते हैं, तो इसलिए आपका ये राइट है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, ए गलत है और आर सही है। 8 नंबर देखिए, दिया है कि निम्नांकित या निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। अब देखिए बोरलाग भी दिया गया, स्वामीनाथन भी है, बक्समैन भी है, कुरियन भी है। कुरियन, वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है, स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का बोला जाता है, बोरलाग को विश्व में। अब देखिए यहाँ पे आपका भारत और विश्व नहीं, केवल कृषि क्षेत्र लिखा है, तो कृषि क्षेत्र में यानी विश्व में कौन हो जाएगा, नॉर्मली बोरलाग हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वानथ्यूनेन के सिद्धांत में विभिन्न वृत्तखंडों में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन निर्धारित होता था, किससे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वानथ्यूनेन का जो एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल है इसमें जो वस्तुओं का प्रोडक्शन है वो किस पे आधारित होता था, परिवहन लागत पे, उत्पादन लागत पे, विक्रय मूल्य पे, या सापेक्षिक लाभ पे। ठीक है, किस पे आधारित होता था, वानथ्यूनेन का परिवहन लागत पे किसका था, वेबर का था। ठीक है, तो सापेक्षिक लाभ पर इनका आधारित था वानथ्यूनेन का ये मॉडल, और इन्होंने इसके लिए फार्मूले भी दिए थे। ठीक है, अधिकतम आर्थिक लाभ के बारे में उन्होंने फार्मूले भी दिया था, और उन्होंने और भी चीजें यहाँ पे मेंशन की, जिसमें आपका आपने ये देखा था एक फार्मूला P बराबर V माइनस ई प्लस टी, एक फार्मूला दिया था, जिसमें P क्या है, ये प्रॉफिट है जो किसान है। ठीक है, V क्या है, V आपका ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, E क्या है, E आपका जो खर्च में लागत है, और T क्या, जो ट्रांसपोर्टेशन है। यानी कि जो लागत और ट्रांसपोर्टेशन जब हम जो विक्रय मूल्य है उसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लाभ हमारा मिल जाएगा। तो यानी कि सापेक्षिक लाभ के द्वारा इन्होंने विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन को निर्धारित किया था। ठीक है, अगला देखिए, वानथ्यूनेन के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। वानथ्यूनेन का जो ये मॉडल था इसमें कौन सा कथन गलत है, कृषि फसलों का स्थानीयकरण नगर के चारों ओर वलयाकार यानी कि गोलाकार रूप में प्रतिरूप में होता है। तो यानी कि इन्होंने कहा कृषि फसलों का जो स्थानीयकरण है ये नगर के चारों ओर वलय के आकार में होता है। दूसरा दिया गया है 10 नंबर का, देखिएगा दूसरा, ये तो आपका सही है, नगर के समीप प्रथम वृत्तखंड में सब्जी और दुग्ध उत्पादन होगा, राइट है, क्योंकि ये जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं। द्वितीय खंड में कहा कि ईंधन के लिए लकड़ी, अब हमने पहले ही बताया था कि सब्जी आप बना ले रहे हैं, तो सब्जी आपके पास है, तो इसके लिए क्या बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, ईंधन की, ईंधन हमको किससे मिल जा रहा है, दूसरे खंड में, इसीलिए कास्ट की बात की इन्होंने दूसरे खंड में, लकड़ी की या जंगल की। ठीक है, चतुर्थ खंड में कह रहा है कि पशुपालन होगा, तो चतुर्थ खंड में पशुपालन नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होगा, चारागाह प्रति भूमियों के साथ यहाँ पे सस्यावर्तन भी होगा। ठीक है, चतुर्थ खंड में पशुपालन सबसे लास्ट में होगा, यानी कि छठे चरण में पशुचारण या पशुपालन आप इसमें कह सकते हैं। और त्रिक्षेत्र पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में था त्रिक्षेत्र पद्धति, ये पूछा गया प्रश्न है इसलिए मैं इस पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें जो आपका असत्य है ये आपका 4th नंबर है, डी, 10 नंबर का डी यहाँ पे आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आइए 11 नंबर पे,
इसमें दिया है कि वॉन थ्यूनेन ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में विभिन्न दूरियों पर कृषक को प्राप्त होने वाले लाभ को ज्ञात करने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया वह सूत्र कौन सा भी ऊपर हमने बताया है। इसमें दिया है कि P इज इक्वल टू वी माइनस ई प्लस टी या v प्लस ई माइनस टी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला कैसे, P क्या है, ये आपका प्रॉफिट है। किसका प्रॉफिट है, किसान का प्रॉफिट, आपका नहीं। ठीक है, आपका प्रॉफिट ये है कि इससे आप एग्जाम में लगाएंगे सवाल, सही करके आएंगे तब आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। V क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, E क्या है, ये आपका एक्सपेंस है, यानी जो लागत है, खर्च है। ठीक है, और T क्या है, ट्रांसपोर्टेशन खर्च है, ट्रांसपोर्ट या परिवहन खर्च है। अब देखिए, इसमें कुछ नहीं सोचना, प्रॉफिट आपको कैसे मिलेगा। आप मान लीजिए कि कोई सामान जो है आप बनाने में इसको 5 रुपए लगा रहे हैं और इसको ढोकर बाजार में लाने के लिए 1 रुपए दे रहे हैं और बेचने में आपको 10 रुपया मिल जा रहा है, 10 रुपये में दे रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 रुपये आपका खर्च हो गया लागत में, 1 रुपया आपका परिवहन लागत में, तो टोटल हो गए 6 रुपये आपके खर्च, और प्रॉफिट आपके क्या हो गए 10 माइनस 6 यानी कि 4 रुपया। ठीक है, तो ये कैसे निकला, v माइनस ई प्लस टी। ठीक है, तो यही जो वॉन थ्यूनेन का था, इन्होंने आर्थिक लाभ पे आधारित ये अपना मॉडल दिया था। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया। 12 नंबर देखिए, वॉन थ्यूनेन की कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत में केंद्रीय नगर से बढ़ती दूरी के साथ जो जलावन लकड़ी का उत्पादन होता है ये किस नंबर की पेटी में होगा। चलिए, फिर वही आपका जलावन लकड़ी, ईंधन लकड़ी, ईंधन यानी कि कास्ट। ठीक है, सब्जी बनाने के लिए लकड़ी कहाँ से मिलेगी, दूसरी पेटी में। पहली पेटी में क्या था, सब्जी था, दूसरी पेटी में क्या था, कास्ट था, कोयला, सॉरी कोयला नहीं, लकड़ी, उस समय कोयला की खोज ही नहीं हुई थी। ठीक है, ये कोयला जो मिल भी रहा था उतना बड़े लेवल पे नहीं था। ये लकड़ी हो गया, ये आपका सब्जी था। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ, ये किस वलय में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हो गया, 13 नंबर पे आ जाइए। देखिए, इस तरह का जो आपका पूरा ये सॉल्व है, इसको हम ऐप पे भी अपलोड कर देंगे, ऐप पे भी आप लोग देख पाएंगे। और इसी तरह से और भी ढेर सारे प्रश्न जो है ऐप पे टेस्ट सीरीज में, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज जो उसमें भी हमने ऐड कर रखा है, दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए आर्थिक भूगोल है ना, ये यूजीसी नेट का ही आप लोगों का ये कोर्स है, वही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट का ही कोर्स है, उसी में यहाँ पे हम आ जा रहे हैं। ये आर्थिक भूगोल और कृषि भूगोल हमने खोल दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी का टेस्ट हो गया, और ये पर देखिए इकोनॉमिक खनिज है, और इसके बाद आपका यहाँ पे नीचे आ जाइए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी चल रहा है पूरा, परिवहन भूगोल हो गया। ठीक है, और इधर आपका कृषि भूगोल हो गया, विश्व परिवहन का टेस्ट है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे लास्ट में देखिए ये वाला जो इसका पीडीएफ है ना, यहाँ पे ऐड कर दिया, और इसको मैं क्या करूँगा, अनलॉक कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको आप लोग क्या सभी लोग देख पाएंगे, चलिए इसको अनलॉक कर दे रहा हूँ, तो ये आप लोग सभी लोग देख पाएंगे। जो लोग पहली बार विजिट करेंगे वो भी देख पाएंगे, इसका वीडियो इसके नीचे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये पूरा टेस्ट आपको कंबाइंड कोर्स में मिल जाएगा, और अलग से भी आप देखना चाहेंगे उसमें भी मिल जाएगा। इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के फायदे के लिए यहाँ पे ऐड किया गया है, क्योंकि जो आपका व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से चलता था उसमें आप लोगों का डिलीट होने का डर रहता था। अब ऐप में क्या है, कोई डिलीट का इशू नहीं रहेगा, और जल्द ही एक अलग से आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी जिसमें सारी चीज़ें आसानी से मिल जाया करेंगी। चलिए 13 नंबर देखिए, फिर क्रांति और इसका संबंध। हरित क्रांति का किससे है, कृषि उत्पादन से है। पीत क्रांति का किससे है, तिलहन से है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, और नीली क्रांति मछली उत्पादन, ऊपर हमने आपको बताया है ये। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका हो गया 2 1 3 4, 2 1 4 3 है, 2 1 3 4, डी ऑप्शन। चलिए 14 नंबर देखिए, दिया है कि वॉन थ्यूनेन के अनुसार क्षेत्रीय व्यवस्था में कौन से तथ्य उत्पादन को निश्चित करते हैं। वॉन थ्यूनेन के अनुसार क्षेत्रीय व्यवस्था में कौन से तथ्य उत्पादन को निश्चित करते हैं। पहला है बाजार एवं पृष्ठभूमि के मध्य दूरी, दूसरा है श्रम उपलब्धता, तीसरा है बाजार कीमतों और लागत,
चौथा है परिवहन लागत। वान थ्यूनेन ने कहा कि क्षेत्रीय व्यवस्था में कौन से तथ्य जो है उत्पादन को यानी प्रोडक्शन जो है, ये सेक्टर व्यवस्था जो थी उसमें कौन प्रोडक्शन को निश्चित करते हैं कि प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका जो है बाजार एवं पृष्ठभूमि के मध्य दूरी ये तो है नहीं, श्रम उपलब्धता ये आपका है, बाजार की कीमतें और लागत ये भी है, परिवहन लागत ये भी है। ठीक है, तो ये आपका बी सी डी, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 14 नंबर में। और 15 नंबर में देखिए ये सेक्टर वाला मॉडल है। ठीक है, क्षेत्रीय मॉडल की हम लोग बात कर रहे हैं। और 15 नंबर देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, विश्व में हरित क्रांति का प्रारंभ का श्रेय किसको जाता है, तो ये भी आपका नॉर्मनी बोरलॉग को है। और हरित क्रांति जो वर्ड दिया है, शब्द दिया है, विलियम वर्ड ने दिया है। ठीक है, भारत में जो है जो जनक है ये MS स्वामीनाथन है। ठीक है, इतना आप लोगों का क्लियर हो ही गया होगा। अब आइए एक बार आपको परिचय करा देते हैं वान थ्यूनेन के एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल से, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देते हैं। चलिए, वान थ्यूनेन का मॉडल। ठीक है, वान थ्यूनेन का जो मॉडल दिया गया ये कब दिया गया, 1826 में वान थ्यूनेन ने दिया। ठीक है, ये तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है। किसके लाभ, किसके सिद्धांत पे, सापेक्ष लाभ या तुलनात्मक लाभ। लाभ कैसे निकाला गया, P इक्वल टू बी माइनस ई प्लस टी से निकाला गया। ये पूरा किसने दिया है, ये वान थ्यूनेन ने ये सिद्धांत दिया है। वान थ्यूनेन के सिद्धांत के बाद जो है एक सिद्धांत देते हैं जोनासन बेकर। जोनासन बेकर भी इस सिद्धांत के बाद इन्होंने सिद्धांत इसका दिया था। यानी कि जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वान थ्यूनेन के मॉडल में जो संशोधन किया था वो किसने किया था, ये जोनासन बेकर ने किया था। ठीक है, कृषि भूमि उपयोग के संदर्भ में ये आपका 19वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया गया ये एक महत्वपूर्ण मॉडल भी था, जिसको प्रसिद्धि भी खूब मिली इनको। ठीक है, आज भी ये प्रासंगिक है, कई कई जगहों पे आपसे पूछा जाता है। देखिए, ऑप्शनल में या मेंस में एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ये वर्तमान इसकी प्रासंगिकता आप बताइए। जैसे अभी आपका देखिए हरियाणा में प्रवक्ता या असिस्टेंट प्रोफेसर आप देने की सोच रहे होंगे, तो वहां पे लिखित एग्जाम होगा। ठीक है, और जो इनकी मान्यताएं थी, मान्यता ये था कि एक एकाकी प्रदेश हो, यानी आइसोलेटेड स्टेट हो। ठीक है, आइसोलेटेड स्टेट की संकल्पना की। इसमें क्या होता है कि एकाकी प्रदेश का मतलब कि एक ही नगर हो, उसके चारों तरफ यानी कि एक ही बाजार हो, और इसके चारों तरफ जो पेटी हो ये आपका एक ही हो। ठीक है, केवल इसके चारों तरफ विस्तृत कृषि क्षेत्र हो। और यहाँ पे जो बाजार केंद्रों की इन्होंने बात की कि एकमात्र बाजार केंद्र हो, ऐसा नहीं ढेर सारे केंद्र हो। इनका मानना था केवल एक ही हो। ठीक है, समदैशिक हो, यानी कि जो वातावरण वहां पे दशाएं हो सर्वत्र एक समान हो। तो आइसोलेटेड स्टेट का यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और इसमें इन्होंने ये माना कि जो परिवहन साधन था ये क्या था, घोड़ा गाड़ी था। क्लियर हुआ यहाँ तक। परिवहन जो लागत इन्होंने माना था, परिवहन लागत, परिवहन लागत के बारे में इन्होंने ये कहा कि यह दूरी और भार के अनुपात में बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, दूरी व भार के अनुपात में बढ़ेगी। ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ इसको। दूरी और भार के अनुपात में, यानी कि दूरी यदि आप बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, परिवहन लागत बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एंड यानी डिस्टेंस एंड वेट। ठीक है, डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तब भी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ेगा, वेट यदि आप बढ़ाएंगे तब भी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ेगा। यानी दूरी और भार के अनुपात में ये आपका बढ़ेगा। ठीक है, अब पेटियों की हम लोग बात कर लें तो पेटियां इन्होंने 6 बताई थी। पहली बताई थी सब्जी वाली, जो साग सब्जी हो गया या दूध उत्पादन वाला हो गया। ठीक है, दूसरे में इन्होंने बताया था कि ईंधन लकड़ी वाला, ईंधन लकड़ी के लिए। ठीक है, तीसरी पेटी की हम लोग बात करें तो तीसरी पेटी में इन्होंने ये बताया इसमें अन्न उत्पादन होगा। और चौथी पेटी में इन्होंने क्या बताया था कि चौथी पेटी में चारागाह भी रहेंगे। और
परती भी रहेगा, इसके साथ साथ इसमें सस्यावर्तन भी, फसल परिवर्तन भी रहेगा, यानी कि एक फसल चेंज करके। और पांचवें में इन्होंने त्रिक्षेत्र पद्धति की बात की, और छठे जो और ये लास्ट पेटी है, इसमें इन्होंने पशुचारण की बात की। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। तो इतना आपका ये हो चुका है। अब इसके बाद देखिए, पूरा जो ये 15 क्वेश्चन था, ये भी आपका यहाँ से टोटल कंप्लीट हो गया है। तो आपको कैसा लगा, अपना जो सजेशन भी है वो भी आप दीजिए, और आपका फीडबैक कैसा रहा ये भी आप दीजिए। ठीक है, इसके अलावा यदि आप जो बैचेज चल रहे हैं उससे जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक जो है यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए, जो झारखंड का बैच आप लोगों का चल रहा है, तो झारखंड के बैच में आज आपका वहाँ पे जोग्राफिकल थॉट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो उसको आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।